हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। राह यूपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और ये हमारा यूपीएससी 2013 का जो पेपर था उससे आज हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से, कैसे हम एक्सट्रीम वर्ड वगैरह पे अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, जो हमने लास्ट अपना लेक्चर डाला था 2012 का, उस पर जो हमने क्वेश्चन पूछे थे उस पर कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, जिसमें आपके हैं सुशांत वर्मा, शिवी त्रिपाठी, नितिन उपाध्याय और एक है अंजलि बिश्नोई। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का पार्टिसिपेशन के लिए। और भी लोग पार्टिसिपेट करिए, आप कमेंट में आंसर करिए जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं 2013 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है हमसे कि विथ, एक बार वैसे जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में। ठीक है, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द केव एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक केव इन इंडिया। ठीक है, द बराबर केव रॉक कट वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकाज बाय एम्पर चंद्रगुप्त मौर्य। एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेज। देखो, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन जाता है आपका। ठीक है, जिसने भी आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया पढ़ा होगा उसको ये पता होगा। तीसरी स्टेटमेंट तो कैसी है, तीसरी स्टेटमेंट आपकी, आप बताओ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो अजंता की केव्स थी ना, ये बुद्धिज़्म के लिए थी, और जो एलोरा की थी ये जैनिज्म, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म। ठीक है, इन तीनों के लिए थी। तो एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेज। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट तो सही। तो जहाँ थर्ड नहीं है वो हटा दो। अब देखो, इन दोनों में ना आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए कि ये जो कह रहा है ना, द केव बराबर केव जो है ना, ये है ओल्डेस्ट रॉक कट केव, ना कि बादामी। ठीक है, और जनरली ऐसा होता है कि जब भी दो स्टेटमेंट ना कंपेयर करें, जैसे देखो यहाँ पे क्या बात किया, रॉक कट केव और रॉक कट केव है ना, दोनों सिमिलर चीज़ों की बात किया है यहाँ पे। ठीक है, दोनों सिमिलर चीज़ों की बात की है। तो जनरली ऐसा होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट ना कॉन्ट्राडिक्टिंग होती हैं एक दूसरे की, यानी इसकी चीज़ इस पे मेंशन होगी और सेकंड वाले की चीज़ फर्स्ट वाले में मेंशन होगी। ऐसा जनरली होता है यूपीएससी में। ठीक है, तो हम इसीलिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को कट करते हैं, क्योंकि हमें पता है द ओल्डेस्ट रॉक कट केव कौन सी है, बराबर केव। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये रही इसकी डिटेल आंसर। आप हमें डिटेल आंसर ना टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना और डिटेल में इसका सॉल्यूशन आप पढ़ लेना। ठीक है, आंसर सी इज द करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है साइंस टेक का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सॉरी। ठीक है, ये रहा। अब वजह से सॉल्व करते हैं। साइंस टेक के क्वेश्चन के ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, कैसे सॉल्व किया था। साइंस टेक का क्वेश्चन जो होता है ना, ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन होते हैं, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम देखते हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउट्स हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट। ठीक है, ये डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। अलाउज जीन टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं। हाँ, हो सकता है। फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, हाँ बिल्कुल हो सकता है। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैंने साइंस टेक की बात आपको पहले ही, सबसे जो स्टार्टिंग में हमने अपना लेक्चर 1 था जिसपे हमने बात की थी कि एक्सट्रीम वर्ड्स क्या क्या होते हैं, उस पर हमने एक बात की थी। साइंस टेक के क्वेश्चन हमेशा हमेशा मतलब कोशिश यही होती है कि फ्यूचर वाले स्टेटमेंट सही होंगे। जहाँ पे भी कैन भी आ गया, ठीक है, पॉसिबली, ये अगर दो वर्ड आ रहे हैं ना, तो ये समझ लेना कि ये स्टेटमेंट फ्यूचरिस्टिक में सही हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस साल यूपीएससी पेपर ले उस साल वो चीज़, उस चीज़ का इन्वेंशन हो, बट माइट बी पॉसिबल जब तक कि आंसर की हमारी आती है उसका इन्वेंशन हो जाए। इन दैट केस द आंसर विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यूपीएससी जनरली फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट को सही मानता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी इज दी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा पूरा डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप एक बार इसका देख लेना डिटेल आंसर। ठीक है, पीडीएफ से। अब हम चलते हैं, ये है आर्ट एंड कल्चर का, ये आर्ट नहीं हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आपका, ट्रैवलर्स के ऊपर। ठीक है, ये रहा और ये रहा हिंदी में। ठीक है, आज अब डिटेल में पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है, ये हुआंग त्सांग के ऊपर है। हु विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड द कल्चर ऑफ द इंडिया एट द टाइम, इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ये बताना कि हुआंग त्सांग किसके टाइम में आया था। ठीक है, ये किसके टाइम में आया था, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। ये मुझे बताना किसके टाइम पीरियड में ये ट्रेवल किया था इंडिया में। ठीक है, अब आ जाओ स्टेटमेंट में चलते हैं।
द रोड एंड रिवर रूट वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। देखो यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम वर्ड हमें मिल गया, कम्प्लीटली इम्यून। और क्या क्या एक्सट्रीम वर्ड होते हैं हमारे, ड्रास्टिकली, ठीक है, फुली, जैसे यहाँ पे कम्प्लीटली आ गया, फुली आ जाता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, 100% श्योर दिखा रहा है। 100% कोई भी श्योर स्टेटमेंट जो होती है ना, श्योर स्टेटमेंट, इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 100% श्योर बोल रहा है ना, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दावे के साथ कह रहा है। तो दावे के साथ कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ कही जाए ना, वो जनरली गलत होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो देखो गलत है, तो ये हटा दो। आंसर बी है हमारा इसका करेक्ट। बाकी हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। एज रिगार्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, ordeals by the fire, water and poison were the instrument for determining the innocence or guilt of the person, ठीक है। द ट्रेडमैन हैड टू पे ड्यूटी एट द फेरीज एंड द बैरियर एट द स्टेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट्स हैं ये, बिल्कुल ठीक है। इनमें ना ही कोई बात बहुत दावे के साथ कही जा रही है और ना ही कोई एक्सट्रीम वर्ड का यूज़ कर रहा है। ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट्स बोल रहा है, बिल्कुल फ्लो के साथ जा रहा है, ठीक है। तो जनरली फ्लो के साथ जो स्टेटमेंट जाती हैं वो सही होता है। दावे के साथ कोई भी चीज़ अगर कही गई है तो याद रखना वो चीज़ ज़्यादातर गलत होती है, चांसेस उसके गलत होने के, ठीक है। अब आ जाओ हम चलते हैं, ये रहा इसका रूट, ठीक है। आप एक बार इसका रूट माइंड में रखना है, ऐसा नहीं सारी जगह याद रखनी है, बस आपको रूट माइंड में रखना है कि किस साइड से आया था। जनरली घुमा के पूछ सकता है कि आपको मलेशिया वगैरह साइड से पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं इस साइड से नहीं था, ये इस साइड से आया था, ठीक है, यहाँ से ट्रैवल करते हुए आया था। तो ये रूट बस थोड़ा सा याद रखना, माइंड में रखना कहाँ से कहाँ आया था। और एक चीज़, आपके लूसेंट में ना, लूसेंट में बहुत बढ़िया टेबल बना के रखा हुआ है सारे ट्रैवलर्स का। ज़रूर 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 उसे पढ़ लेना, बिल्कुल जाके ध्यान से उस टेबल को रट लेना बिल्कुल, क्योंकि उससे हर साल स्टेट पीसीएस आपके जितने भी हैं, चाहे आपका यूपी पीएससी हो गया हो या आपका बीपीएससी हो, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ट्रैवलर्स के ऊपर मिलते ही हैं। और यूपीएससी में भी हर साल आपको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं क्वेश्चन से पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो सारे ट्रैवलर्स याद करना, वो किसके टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है, और उनकी अगर कुछ बुक्स वगैरह हों तो वो याद कर लेना, ठीक है। जैसे आप मुझे आज का सेकंड क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, किताबे उल हिंद किसने लिखा था, ठीक है। ये आज आपका सेकंड क्वेश्चन है, किताबे उल हिंद किसने लिखा था, ठीक है। अब आ जाओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अमेंडमेंट, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में, ठीक है। चलो आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है, कैन बी हमारा एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली, ये देखो ये है हमारा एक्सट्रीम वर्ड, कौन सा, ओनली। ये हमारा कैसा हो जाता है, एक्सट्रीम वर्ड हो गया है। और मैंने पहले ही कहा था कि एक्सट्रीम वर्ड आ गया यानी ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also required to be rectified by the legislature of all the states. देखो all the states, only, all, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, गलत होगी। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और आप मुझे आज का थर्ड क्वेश्चन आप मुझे बताना आंसर करके, आर्टिकल बताना मुझे कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आर्टिकल जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये आप मुझे आज बताना, ठीक है। अब आ जाओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, ये भी आपका देखो, ये रहा आपका, जूम कर देता हूँ मैं इसे, और ये रहा हिंदी में, ठीक है। आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। Which of the above responsible for bringing dynamic changes on the surface of earth, ये मोस्टली रिलेटेड है आपका जियोग्राफी से, फिजिकल जियोग्राफी से, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ जो है स्पेस अबव स्टेट फैक्टर में रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंज इन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जिसको नहीं पता इसको रोक के रखो। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आपको पता है, जियोथर्मल यानी जो अर्थ के अंदर एनर्जी होती है, सरफेस के अंदर, ठीक है। तो अगर उसके अंदर में है तो ऑब्वियस सी बात है वो सरफेस में कुछ ना कुछ चेंजेस तो वो ला सकती है, तो ये हम सही मान रहे हैं। फिर आता है ग्रेविटेशन फोर्स, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, ग्रेविटेशन फोर्स तो ज़रूरी ही होता है, उसके कारण चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। प्लेट मूवमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, मेजर प्लेट
माइनर प्लेट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये नीचे हो जाती है, ये ऊपर होती है, इसके कारण सरफेस में चेंज आ सकता है, ठीक है। तो चौथी स्टेटमेंट, तो 2 3 4 देख लो कहाँ पे हैं, जहाँ नहीं उसे हटा दो। 2 3 4 2 3 4 पहला है, यानी अब इसको आप सही मान सकते हो, आपको पता हो नहीं हो, बट अकॉर्डिंग टू आंसर आप इसे सही मान सकते हो। अब चलते हैं हम इस पर, रोटेशन ऑफ द अर्थ बिल्कुल सही बात है, और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इन्हीं दोनों से बिल्कुल हम मान सकते हैं कि इनसे भी है और इससे भी है, तो यानी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आज आप मुझे एक और क्वेश्चन बताना कि कितनी मेजर प्लेट्स हैं, हाउ मैनी मेजर प्लेट, हाउ मैनी मेजर प्लेट्स आर देयर, ठीक है। आप मुझे उनके नाम बताना कमेंट करके, ठीक है, कितनी हमारी मेजर प्लेट हैं, ठीक है। तो आंसर डी क्या है इसका, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आपको पता होगा ना रोटेशन और रिवोल्यूशन से क्या क्या चेंज होता है। अच्छा, सीजन चेंज, सीजन और डे और नाइट का जो चेंज होता है, ये किससे किससे होता है आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। सीजन और डे और नाइट चेंज रोटेशन से होता है कि रिवोल्यूशन से होता है, इन दोनों का भी आप आंसर करना, ठीक है। अब आ जाओ, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिक पॉलिटी का है। बेसिक पॉलिटी जो हमारी 11th क्लास की है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। उससे एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, जिसमें स्टेट्स के बारे में पूछा है। ये डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होती है, ठीक है। और ये रहा, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये रहा हिंदी में और ये आपका हो गया इंग्लिश में, ठीक है। अब आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में प्रोवाइडेड है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, ठीक है। अब द प्रेम्बल एंड द फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब देखो, जिसको भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा, जिसने एक आधा बार भी लक्ष्मीकांत अगर पढ़ी होगी, उसको बहुत अच्छे से पता होगा फंडामेंटल राइट के बारे में कोई जस्टिस वस्टिस की बात नहीं की है, इकोनॉमिक जस्टिस वगैरह की इस पर बात नहीं है। और मैंने कहा था यूपीएससी हमेशा, देखो यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ना, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टेटमेंट सही हो। अगर ये आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो जनरली स्टेटमेंट ये गलत ही होगी, ठीक है। अब आ जाओ, चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की, द प्रियम्बल एंड द डीपीएसपी, ठीक है। इन दोनों में बिल्कुल जो हमारा बेसिक प्रियम्बल है ना, जब आप एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज खोलोगे, उस पर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में प्रियम्बल दिया। जैसे आप प्रियम्बल में जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल इकोनॉमिक जस्टिस के में दिख जाएगा ये चीज़ जाके, ठीक है। और डीपीएसपी बिल्कुल सही बात है, इन दोनों चीज़ में है। इसकी मैं आपको सेकंड ट्रिक भी बताऊंगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव से करने वाली, ठीक है। और ये तो मतलब बेसिक है कि अगर आपको पता है ना ये चीज़, तो आप सीधा देखते ही इसका आंसर, आप सीधा आंसर बी मारोगे, ठीक है। और कहीं आप जाओगे ही नहीं, ना फंडामेंटल राइट में जाओगे, ना डीपीएसपी, नॉन ऑफ द अबव, तो खैर बात ही नहीं है इसकी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका पॉजिटिव नेगेटिव आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको एक बार रब कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं जो पॉजिटिव की बात करूँगा, ठीक है, पॉजिटिव यानी इन द सेंस उस पे जिस पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वो पॉजिटिव है। और जिस पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन है जिस पे, रेस्ट्रिक्शन है जिस पे, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं नेगेटिव। तो आप सभी को पता है कि जो फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल राइट में लिमिटेशंस की बात तो की गई है ना, लिमिटेशंस की बात, तो इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव नेचर होगा। और प्रियम्बल में क्या बात की गई, लिमिटेशंस की बात की गई नहीं, तो प्रियम्बल हमारा पॉजिटिव नेचर का है। इन अ सेम सेंस डीपीएसपी हमारा कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है, क्योंकि डीपीएसपी में भी बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस की बात नहीं की गई है। तो अब देखो, यहाँ पे प्रियम्बल हमारा पॉजिटिव हो गया, फंडामेंटल राइट हमारा नेगेटिव हो गया, और एंड से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, तो इसलिए ये भी आंसर गया। अब आते हैं हम सेकंड में, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। फिर देखो, फंडामेंटल राइट नेगेटिव और डीपीएसपी फिर से पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो फिर से नहीं आ सकते, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गई, तो आंसर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका भी है ये, लेकिन आप तब कर पाओगे ना जब आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार अपनी ले लोगे, आप कुछ एक दो बार लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे, उसके बाद आप ये चीज़ें इन्हांस कर सकते हो अपनी पॉजिटिव नेगेटिव। और ये ना बहुत सॉलिड अप्रोच होती है मेन पेपर में, ये मतलब रेयर होता है कि ये क्वेश्चन, ये इस तरह अप्रोच आपकी गलत हो, ठीक है। ये देखो, ये मैंने कहा था ना, ये एनसीईआरटी से प्रियम्बल जब जैसे देखोगे ना आप इस पे, जहाँ पे जस्टिस की बात की गई है, ये देखो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, ठीक है। इक्वलिटी, ये ना आपको प्रियम्बल याद कर लो, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, SSDR प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, आप उसको SSDR से याद करो। एस से क्या होता है, सोवरेन, सेक्युलर,
सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ये मैंने एक कोड बनाया था SSDR, तो आप ये याद रखो। और ये वाली चीज़ें जो है ना, इसकी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, इक्वालिटी पूछा, देखो स्टेटस ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये शायद पूछा गया है बहुत बार। ये टेस्ट सीरीज का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जितनी भी आपकी विजन वाजीराम की टेस्ट सीरीज है ना, उनका ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है इक्वालिटी वाला। ठीक है, इसकी आप, मैंने आपको बोला टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ जाना, डिस्क्रिप्शन आपको हमारे जो लिंक है इसका वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप जाकर इसकी डिटेल PDF पढ़ना। ठीक है, अब आ जाओ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, और ये रहा हिंदी में। चलो आ जाओ। ड्यू टू द improper and indiscriminate disposal of old and used computer or their part, which of the following are released into the environment as e-waste। ठीक है, जो भी हमारा कंप्यूटर वगैरह है और उसका हम सही तरीके से डिस्पोजल नहीं करते, तो कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट में एज ए ई-वेस्ट रिलीज होती हैं। ठीक है, देखते हैं। बेरिलियम, ठीक है, होपफुली आपको नहीं पता होगा, शायद पता है तो बहुत अच्छी बात है। कैडियम, ठीक है, ये भी नहीं पता है, आगे चलते हैं। क्रोमियम होता है कि नहीं होता, नहीं पता, रोक के चलते हैं इसे भी। हेप्टाक्लोर, रोक के चलते हैं। मरकरी, रोक के चलते हैं इसे भी। लेड, ठीक है, रोक के चलते हैं। प्लूटोनियम, ये देखो, आप जैसे ही प्लूटोनियम में जाओगे ना, आपको पता होगा कि भाई साहब ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है यार। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे पॉसिबल है कि कंप्यूटर्स में हो, क्योंकि कंप्यूटर हर घर में है भाई, घर में होता है, बच्चे यूज़ करते हैं, स्कूल्स में होता है, ऑफिसेज में होता है। आप कैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप उस पर यूज़ कर सकते हो। तो भले ही आपको ये सब ना पता हो, 6 स्टेटमेंट आपको नहीं पता, लेकिन आप अगर डैम श्योर हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आप 7th स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे, और जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो UPSC प्रीलिम्स में ना बस यही है, आपका कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए एग्जाम में, कि भाई बहुत होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं पता है, लेकिन आपको एक डैम श्योर हो आप कि भाई ये स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती, और जैसे ही आप उसे काटोगे ना, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, और ये चीज़ें जो होती है ना यार, ये ऐसा नहीं है जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट मत होना। ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करते करते आता है। आप जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे, आप जितने ज़्यादा UPSC के प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, आप CDS के पेपर लगाओगे, NDA के पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, UPSC के आप सारे पेपर सॉल्व किया करो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ UPSC प्रीलिम्स का ही आप सॉल्व करो। UPSC जितने एग्जाम आपको कंडक्ट कराता है, जैसे CAPF हो गया, ठीक है, CDS हो गया, NDA हो गया, इनके पेपर भी आप सॉल्व किया करो। इनसे आपको पता चलेगा कि वैरायटी कितनी हो सकती है, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज तो है ही फिर, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक जो डेवलप होती है ना आपकी, वो ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप होती जाएगी। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको जूम कर देता हूँ, ये रहा हिंदी में। अब जो इसे सॉल्व करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करेंगी। सबसे पहला क्या, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल। ठीक है, हो सकता है एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल। ठीक है, ये लैंड में जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है। डेथ ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन जो है यहाँ पे है वेजिटेशन, ठीक है, डेथ हुई, यहाँ पे रह गया, हो सकता है। बर्निंग ऑफ कोल बाय अ मैन, ओहो, बर्निंग, कोई चीज़ जब हम बर्न करते हैं तो गैसेस कहाँ जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जा रही है गैस, तो ये डिपोजिशन कहाँ कर रहा है, एटमॉस्फेयर में कर रहा है, लैंड में थोड़ी कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल कॉमन सेंस से आप काट सकते हो सेकंड स्टेटमेंट को। जैसे ही आपने काटा है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, ये देखिए, ये रहा इसका डिटेल आंसर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, जब हम कोल को बर्न करेंगे तो ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, ना कि अर्थ में आएगा, लैंड में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ये तो मतलब कोई भी बंदा एक बार में मार देगा इसे देख के। ठीक है, आज ऐसे पढ़ते हैं। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कॉल्ड चैत्याज वाइल अदर आर कॉल्ड विहार। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, डिफरेंस के बारे में पूछा है। विहार इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज़ अ डिवलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क। ठीक है, रहने के लिए। चैत्य इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहार इज़ अ प्लेस ऑफ डिवलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क। तो ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर बी है इसका करेक्ट आंसर। ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है ये आपका। इस पे एलिमिनेशन से ज़्यादा बेटर है कि आप नॉलेज पे अपने वर्क करो इस चीज़ पे। ठीक है, आप नॉलेज पे वर्क करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है आपका आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, नितिन सिंघानिया में सीधा सीधा दे रखा है ये चीज़।
ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो फोर्थ काउंसिल हुई थी ना, कहाँ पे हुई थी? पहली काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, इनकी लोकेशन किसने किसने कराई थी ये, और इसको प्रिसाइड किसने किया था। यहाँ से भी हर साल आपके, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका यूपीपीएससीएस हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका एमपीपीएससी हो, या और भी कोई स्टेट के, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर 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 आता है। ऐसे ही जैनिज्म के आप काउंसिल देख लेना, 2 काउंसिल उसकी भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ की बात कर रहा है जो कि कंट्री की गवर्नेंस के लिए अच्छी हैं, होनी चाहिए। यानी गवर्नेंस, यानी एक तरीके से बात कर रहा है कि कोई एक ऐसा रोल मॉडल होगा, ठीक है, जो फंडामेंटल का काम करेगा, ठीक है, जो गवर्नेंस के लिए हेल्प भी करेगा। आ जाओ देखते हैं अब क्या क्या हो सकता है इसका पॉसिबल आंसर। फंडामेंटल राइट, डीपीएस, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब देखो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये आपको क्या लगता है ये रोल मॉडल हो सकते हैं? नहीं, फंडामेंटल राइट तो खुद ही एक इमर्जिंग फॉर्म में है, क्योंकि जनरली हम डीपीएसपी की चीज़ें इस पे लेके आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन, ये पहले फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में था सॉरी, तो इसको हम कहाँ पे लेके आए? फंडामेंटल राइट में। तो भाई फंडामेंटल राइट तो कोई रोल मॉडल तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि रोल मॉडल से चीज़ें हम लेते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी नहीं हो सकता। डीपीएसपी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोल मॉडल मान के बाकी सब चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और जो गवर्नेंस में हेल्प करेगी। तो इस क्वेश्चन को भी, ये भी आपका ना बेसिक क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत का, ये बेसिक लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत का। ठीक है, आप जब डीपीएसपी के चैप्टर में जाओगे ना तो आपको सीधा ही स्टेटमेंट ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और ये रहा इसका फ्लो चार्ट। जैसे देखो मैं डीपीएसपी की बात कर, ये देखो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा था ना, ठीक है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो गया, ये भी आपका डीपीएसपी के अंदर आता है। आर्टिकल जरूर एक बार डीपीएसपी के जरूर देख लेना एक बार कि आर्टिकल कौन कौन से यूजफुल हैं इसके, ठीक है, क्योंकि माइंड में रखना कंफ्यूज करता है आर्टिकल से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और ये रहा हिंदी में। चलिए आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, ठीक है, कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम, विच ऑफ द मिनरल गिवन अबव इज और आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से मिनरल को रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी में। अच्छा, बिल्कुल देखते हैं। कैल्शियम, हाँ ठीक है, कैल्शियम की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। दूसरा आयरन हो गया, ठीक है, तो 1 और 2 तो बिल्कुल है। अब जिसको सोडियम में कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि सोडियम है कि नहीं है, तो ये देखो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल होंगे, तो जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नहीं है वो हटा दो। देखो जैसे ही आपने हटाया ना तो आपके पास ऑप्शन डी आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? आंसर डी इज़ दी करेक्ट। ठीक है, यूपीएससी में ना बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मान के चलो कि इतने क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि जिसको आप बहुत ही कॉमन सेंस से अपने सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ कॉमन सेंस का यूज़ करके। अब यूपीएससी एग्ज़ाम जो है ना वो बुकिश एग्ज़ाम नहीं रह गया कि बस आप बुक से पढ़ के चले जाओ तो उससे हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम है मोर अबाउट कॉमन सेंस। आपके पास नॉलेज हो प्लस आपके पास कॉमन सेंस भी होना चाहिए, तब जाके आप यूपीएससी के प्री क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखना, अब ये बाकी मिनरल्स को भी याद करना ये आपका काम है, क्योंकि अगर यूपीएससी ने इस बार ये पूछ लिया है 2013 में, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो कि ये 2023 के प्री में यहाँ से कोई और मिनरल उठा के हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप बिल्कुल अच्छे से इसे याद कर लेना, और इसके यूज़ देख लेना कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें इसकी यूज़ होती हैं। ठीक है, यूजेस इसके क्या क्या हैं, बिल्कुल इसको भी आप एक बार देख लेना। अब चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में। अब वजह से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं।
कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ द लोकसभा। देखो 25 दे दिया, डाटा दे दिया, और ये हम जानते हैं कि जब भी कभी डाटा दे दे, जब भी कभी फैक्ट दे दे यूपीएससी अपने पेपर में, तो ज़्यादातर चांस होता है कि ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी। तो ठीक है, पहले स्टेटमेंट तो पहले ही हटा दो, क्योंकि पहले स्टेटमेंट ज़्यादा चांसेस हैं गलत होने के। अब चलते हैं सेकंड में, क्या कह रहा है, स्क्रूटनाइज ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कमेटी का काम क्या है, स्क्रूटनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको अगर ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि ये भी एक हमारा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको अगर ये चीज़ पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो थोड़ा सा रुक लो। अब आगे आ जाओ, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग। अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट को तुम रिलेट करो, स्क्रूटनाइज और एग्जामिन, तुमको लगेगा ना इन दोनों स्टेटमेंट में रिलेशन आ रहा है ना, रिलेशन की बात समझ में आ रही है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही होंगी, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बी इज दी करेक्ट। ठीक है, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आप मुझे बताना सबसे ज़्यादा मेंबर किस कमिटी में होते हैं, है ना, विच कमिटी हैव लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है, किस कमिटी में लार्जेस्ट मेंबर होते हैं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करना है इसका आंसर। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, और ये रहा इसका हिंदी में। चलो आ जाओ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज और आर एम्प्लॉयड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में इंडिया के हिसाब से कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। ठीक है, आ जाओ पहला देखते हैं, मेंबर ऑफ कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ कैबिनेट होते हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये इंडियन पार्लियामेंट्री में है ये चीज़। सेकंड, मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। हाँ सही बात है, मिनिस्टर तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक कि दे हैव कॉन्फिडेंस इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, तो यहाँ पहला दूसरा नहीं है वो हटा दो। तीसरी देखते हैं, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही है, सही है क्या, नहीं सही नहीं है, ये हेड ऑफ द स्टेट दिया है। हेड ऑफ द स्टेट होता कौन है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और कभी सुना है प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट को प्रेसिडेंट करो, नहीं, हेड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ये हेडेड करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड क्या होगी, गलत होगी। तो सही स्टेटमेंट क्या है इसकी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, और ये रहा हिंदी में। ठीक है, आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटरेट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ठीक है, लेटरेट सॉइल, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सॉइल होती क्या है। जिसको ये चीज़ पता है ना, ये बेसिक आपका ज्योग्राफी का, बेसिक ज्योग्राफी जो 11th क्लास की है, चैप्टर सॉइल। ठीक है, चैप्टर सॉइल, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जिसको ये पता है ना लेटरेट सॉइल होती है, उसको ये पता है कि भाई ये रेनफॉल वाले एरिया में होती है, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है ये वहाँ होती है। ये चीज़ आपको बस इतनी हिंट भी अगर है ना, तो भी हम यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। दे आर जनरली रेड इन कलर। ठीक है, पता है नहीं पता है रोक के रखो इसे। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश। अब यहाँ से स्टेटमेंट देखो, हमारे इंडिया की एनी सॉइल ऑफ इंडिया, एनी सॉइल ऑफ इंडिया, एनी सॉइल ऑफ इंडिया, ये नाइट्रोजन में रिच नहीं है, ये नाइट्रोजन में रिच नहीं है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखना। फिर चाहे वो ब्लैक सॉइल क्यों ना हो, फिर वो एलुवियल क्यों ना हो, फिर वो आपकी रेड एंड येलो सॉइल क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी सॉइल, चाहे आपकी सैंडी क्यों ना हो, कोई भी सॉइल आपकी नाइट्रोजन में रिच है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो आप बिल्कुल काट सकते हो, सेकंड स्टेटमेंट। तो जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट काटोगे, आपको बाकी स्टेटमेंट तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। दैट इज सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखो जैसे ये थर्ड स्टेटमेंट भी देखो, वेल डेवलप इन द राजस्थान एंड यूपी। जब आपको पता है कि ये रेनफॉल वाले एरिया में होता है, तो ये राजस्थान में कैसे हो सकता है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गई। ठीक है, इसी तरह से कॉमन सेंस यूज़ करके ना बहुत सारे यूपीएससी के आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको पता हो, पूरी स्टेटमेंट ना पता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सॉइल मैप ना ज़रूर से याद रखना, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप ये थोड़ा याद रखना कि कहाँ पे कौन कौन सी सॉइल मिलती है। ठीक है, और ये मैप से ना बस आइडिया रखना, ऐसा नहीं कि सारे स्टेट आपको याद रखना है, बाउंड्री पूरी याद रखनी नहीं, बस हल्का हल्का याद कर लो कि कहाँ पे होता है ये चीज़ें। ठीक है,
ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटराइट शेल्फ देखो, और ये जनरली उसी एरिया में आपको मिलेगा जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। ये यहाँ देखो ये रहा, ये तो जनरली प्लानिंग कमीशन तो अब रूल आउट हो चुकी है, नीति में आ चुका है ये, पर फिर भी हम देखते हैं इसे। ये ना थोड़ा सा मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है आपका, बेसिक नॉलेज इस पे होनी चाहिए आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा होना चाहिए। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में जैसे जाओगे ना, अब लास्ट में आपको दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो ये उनमें से क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट तो आप वहीं से उठा सकते हो, ठीक है। सेकेंड, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ओके, ठीक है। आगे आते हैं, द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप इस स्टेटमेंट को सोचो कैसे उठाओगे, सेकंड स्टेटमेंट को, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पता है नहीं पता है, थोड़ा सा लॉजिक ला के सॉल्व करो कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों रखी गई है? ताकि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर हो, इस पर दोनों इक्वल पावर हो इनके पास। तो ठीक है, ये चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो एक फेडरल डेमोक्रेसी को, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना हमारा, सॉरी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे हम सेंटर और स्टेट की बात करते हैं, इन दोनों को इक्वल दिखाया गया है। तो जनरली जो हमारे स्टेटमेंट होंगे ना वो ऐसी ही होंगी जो हमारे फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हम सही मान रहे हैं, तो जहाँ पे सेकंड नहीं है वो हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब दैट पंचायत शुड बी असाइन टू द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बात की गई है किस पे, पंचायत को एम्पावर करने की बात की गई है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी पंचायत, विलेज या ग्राउंड लेवल में कोई भी चीज़ जिसको एम्पावर करने की बात की जाए, ये चीज़ें जनरली क्या होती हैं, हमारी सही होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, तो सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे भी सेकेंड एंड थर्ड। और ये आपको जब थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं ये तो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, तो पहली स्टेटमेंट काट सकते हो, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर बी इज़ दी करेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, मतलब हर साल इंपॉर्टेंट रहता ही है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव में से एक है भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आप इसके सेक्टर ज़रूर याद कर लेना, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, ठीक है। PSL बाय अ बैंक इन इंडिया कंस्टिट्यूट द लैंडिंग टू, किसको किसको ये लैंडिंग करता है, ये जनरली लैंडिंग करता है एग्रीकल्चर को, MSME और वीकर सेक्शन, ठीक है। ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर है इसका। इसके अपना सेक्टर ज़रूर याद करना, क्योंकि इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है इस पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे, ठीक है। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे ना, तो जब आप मृणाल सर के, अगर आप मृणाल सर के नोट से पढ़ते हो, मृणाल सर के नोट से, तो उस पर दे रखा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग चैप्टर, ठीक है। उस पर बहुत ही अच्छी डिटेल में आपको पता है किसको किसको लैंड किया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। ये रहा हिंदी में, देखो, वायरसेस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा ठीक है। आगे चलते हैं, वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, देखो कैन भी तो हमारा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एनी ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम। एनी, ओनली, ऑल, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था जब भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो इसे काट दो, सेकंड स्टेटमेंट तो पहले ही काट दो। अब देखते हैं थर्ड, वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, ये देखो हमारा एक्सट्रीम वर्ड फिर से आ गया, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सही आंसर क्या है, आंसर ए इज द करेक्ट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, आंसर ए इज द करेक्ट। ये रहे आपका सॉल्यूशन, आप इसे डिटेल PDF में ज़रूर पढ़ना एक बार। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। माइक्रोराइजल biotechnology has been used in rehabilitation degraded site because microrizin can enable the plant to, ठीक है। enables ये भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, उसी एरिया में है। रेजिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ pH, हाँ हो सकता है ये भी चीज़ इनेबल करता हो इसे करने के लिए, ठीक है।
रेजिस्ट डिसीज इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये चीज़ करता हो। बहुत श्योरिटी के साथ तो नहीं कहा है, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया है। तो मैंने कहा ही था साइंस टेक में सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो होती हैं वो जनरली सही होती हैं, तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो आपने आज देखा ना कितने सारे क्वेश्चन थे हमारे 2013 में, जो कि आप एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। टोटल मुझे लगता है शायद 10 से ऊपर क्वेश्चन होंगे अपने पास। हाँ मेरे ख्याल से शायद 15 हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास। अगर 15 क्वेश्चन का भी हिसाब लगाओ यार तो 30 नंबर हैं। और जहाँ पे प्रीलिम्स ऐसा है जहाँ पे कट ऑफ ही 98 जा रही है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे कट ऑफ ही 98, अगर आप 30 नंबर भी आप इससे उठा सकते हो ऐसे, तो बताओ बचे कितने नंबर? 68 नंबर आपके तो और बचे, इतने आपको और लेके आने हैं। जो आपके बाकी सेक्शन, थोड़ा आपका नॉलेज हो गया, थोड़ा आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन से आ सकते हैं। तो इसीलिए एलिमिनेशन टेक्निक जो है ना, इस पर आप थोड़ा सा जोर दो। आप वीडियोस को ना लगातार आप देखते रहो वीडियोस को, कि कैसे भाई सॉल्यूशन सॉल्व किए जा रहे हैं, मतलब कैसे कैसे ट्रिक लग रही है। एक बार में, ये एक बार का काम नहीं है, ठीक है, कि आपने एक बार वीडियो देखी और आप बस आ जाएगा, नहीं। हर वीडियो को ना आप एटलीस्ट 2 से 3 बार देखो, 2-3 बार आप वीडियो को देखो, हर एक वीडियो को 2-3 बार देखो। तो उससे क्या होगा ना, कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आपका डेवलप होगा, कि भाई कैसे इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं क्या सोच रहा था और मुझे कैसे सोचना है। कोई एक बार में चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी। अभी से आप 1-2 बार देख के इसे रख लो, ताकि जब जैसे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो ना, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से पहले आप ये जो सारे वीडियोस हमारे आएंगे अभी 2022 तक के, ठीक है, ये सारे एटलीस्ट 2 से 3 बार आप देखो हर एक वीडियो को। उससे आपको पता चलेगा कैसे ट्रिक होती है। फिर आप वही ट्रिक मॉक टेस्ट में अपने अप्लाई करना, और फिर आप नंबर देखोगे कि कैसे आपके नंबर +30 नंबर आपके बढ़ जाएंगे बहुत आराम से। एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स आपके बिल्कुल बढ़ेंगे, बहुत आराम से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, अगर आप ये एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हो अपने मेन पेपर में तो, ठीक है। और ये रही इसकी ऑफिशियल आंसर की, जिससे आप मैच कर सकते हो कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और ये था हमारा 2013 का पेपर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई साहब नॉलेज सही आ रही है, हमको इस पर बेनिफिट मिल रहा है, हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए। आप जो जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछा आप उसे प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा है यार, लग रहा है कि हाँ भाई रिलेवेंट चीज़ें हैं, तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। बिल्कुल, मैं इसलिए देखो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है भाई। वीडियो देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई एफर्ट काम आ रही है, हमारे भी काम आ रही है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो बस, ठीक है। ये रहा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी, और ये तो अपना यूट्यूब का है ही, ट्विटर और जीमेल वाला ये रहा, जिस पे भी आपको डाउट क्वेरीज हो ना, वो आप कर दो। हमने पहला डाउट सेशन ले लिया था यार, ठीक है, उस पर जितने डाउट हम ले सकते थे ले लिए। थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश चल रही है यार, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना पाएँ। तो बहुत सारे लोगों के डाउट रह गए थे, तो डाउट सेशन 2 भी आएगा, ठीक है, डाउट सेशन 2 भी हम प्लान करेंगे। तो जिसको जो भी डाउट है ना, वो आप हमें जीमेल कर देना, तो हम आपको उससे देख लेंगे, रेलिवेंट डाउट का हम एक बना लेंगे सीक्वेंस, और फिर उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो 2014 क्वेश्चन के ऊपर होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।